ब्रेन टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैथ ऑब्जेक्टिव भाग 8 बिहार बोर्ड में पूछे गए गणित के वैकल्पिक प्रश्न के हल को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। समांतर श्रेणी -10, -6, -2 का सारवंतर क्या होगा ये बताना है। तो समांतर श्रेणी में जितने पद लिखे जाते हैं उनके बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है। ये समांतर श्रेणी मैंने लिखा हल के लिए। समांतर श्रेणी में जो पहले अंक होते हैं उसको प्रथम पद, द्वितीय अंक को द्वितीय पद, तृतीय अंक को तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस प्रकार से पद लिखा जाता है। ये मैंने लिखा। यदि आपको सारवंतर निकालना हो तो आप द्वितीय पद घटाओ प्रथम पद कर दें, सारवंतर निकल जाएगा। या फिर आप तृतीय पद घटाओ द्वितीय पद भी कर सकते हैं। उसी तरीके से चतुर्थ पद घटाओ तृतीय पद भी कर सकते हैं। ये रहा द्वितीय पद -6, प्रथम पद -10, इस प्रकार से 4, तो इसका सारवंतर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण नहीं है ये आपको बताना है। तो जितना भी ये विकल्प दिया गया है एक बार आप इसको पहले सरल कर लें, और सरल करने के बाद ये ध्यान रखें कि द्विघात बहुपद के लिए चर का अधिकतम घात 2 होता है और ये घात धनात्मक होता है। और घात को यदि रूट के अंदर आप लिख रहे हैं या लिखा हुआ मिलता है तो उसका हल 2 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहले विकल्प को मैंने हल किया तो एक द्विघात समीकरण मिला क्योंकि इसके चर का अधिकतम घात 2 है। उसी प्रकार से विकल्प 2 को मैंने हल किया है। ये है आपका विकल्प 2, इसको मैंने हल किया। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर पर इसको मैंने बांट दिया है और हल करने के बाद ये इसका भी अधिकतम घात 2 है तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। वापस c को जब मैंने हल किया तो आप देख सकते हैं जो ये हल मिला है इसका अधिकतम घात 1 है, अर्थात ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो उपयुक्त प्रश्न के लिए ये विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4π मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4π मीटर है, अर्थात परिधि वृत्ताकार क्षेत्र की 2πr होती है। तो ये 2πr 4π दे रखा है, आप देखना यहाँ पर। तो अगर त्रिज्या प्राप्त करनी है तो बस आप इसको हल कर लें। 2π से 4π 2 टाइम्स में ये कट जाएगा। r बराबर 2 मीटर, ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की बात कर रही है। तो चलिए यहाँ देखिए, ये आपका अर्धवृत्त है। ये रहा अर्धवृत्त आपका। ठीक है, अब इसका कुल परिमाप निकालना है। अगर पूरा वृत्त होता तो उसकी परिधि होती है 2πr, और अगर आधा का बात करते तो 2πr का आधा इतना सा दूरी ये हो जाता πr, क्योंकि पूरा 2πr होता है। लेकिन ये दूरी भी आपको लेनी है, यानी r और r 2r। तो अर्धवृत्त का कुल परिमाप बन जाता है πr + 2r। r कॉमन लेने पर π + 2, r का मान दे रखा है 6, ये मैंने डाल दिया, ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये मैंने वृत्त बना लिया और 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींच ली। ये त्रिज्या इस प्रकार है कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण इस चाप के वजह से बन रहा है। तो ये जो चाप है AB, इसकी लंबाई पता करना है। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360। ये कहाँ से आता है, जो कोण आप ले रहे हैं वो कितने में से ले रहे हैं। ये 360 में से ले रहे हैं ना,
तो 360 इधर होता है और जो कोण होता है वो इसके ऊपर लिखते हैं, ये मैंने लिखा है। फिर ये वही बात कि ये ए बी जो ले रहे हैं ये किस में ले रहे हैं, ये 2πr का टुकड़ा है तो 2πr से गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60/308 2πr हल करेंगे तो 22 सेंटीमीटर आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रकार का जब आपको प्रश्न मिले तो आप आयतन की इकाई बस पता करें क्या है। आयतन की इकाई घन मीटर होती है और आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर पूछा है तो आप घन मीटर से पहले मीटर कन्वर्ट कर लें इसको। तो मैंने यहाँ पर कर रखा है और यहाँ पर जो मैंने बातें लिखी है आप उसको पढ़ें, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और नहीं तो मैं अपनी क्लास जब शुरू करूँगा तो इस तरह की बातें मैं आपको बताता रहूँगा, आपके प्रश्न को बनाने में बहुत आसानी होगी। तो आयतन मीटर क्यूब होता है, ठीक है, और आपको पहुंचना है मीटर के पास। मीटर क्यूब से मीटर पता करेंगे तो मीटर क्यूब तो 27 दिया है आयतन, है ना, तो m बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी m पहुंच गए। अब m से m स्क्वायर जाएंगे, ये आपका होगा m स्क्वायर। तो m से m स्क्वायर जाना होगा क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल जाना है। तो m अगर 3 है तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो चलिए देखिए कैसे हल किए। 1:27 आपको आयतन का अनुपात दिया है तो आयतन का मैंने अनुपात लिख दिया। अब यहाँ से हमको m जाना है तो इसका घनमूल निकाल लीजिए। फिर वापस हमको क्या जाना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी m स्क्वायर, बस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये आंसर हो गया 1:9। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी एक बेलन का आप ऊपर में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखें और नीचे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका अनुपात निकालें। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 2πrh + 2πr² और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। आप इससे अगर 2πr कॉमन ले लेंगे तो h + r इधर आ जाएगा और इधर 2π कट जाएगा। तो यहाँ पर बच रहा है r जो 80 सेंटीमीटर दे रखा है आपके सवाल में, और h + r ये वैल्यू मैंने रखा। काट पीटने के बाद जो आंसर आया वो 5:1 है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। कहता है 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका होगी क्या, ये आपको पता करना है। ये रहा। माध्यिका निकालने के लिए दिए गए संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में पहले लगाएं एवं बीच वाली संख्या को उत्तर बता दीजिए। तो जो यहाँ पर दिया गया है उसको मैंने आरोही क्रम में सजा लिया और बीच वाली संख्या इसका उत्तर। तो बीच वाली संख्या आप पता कैसे करते हैं, तो यदि ये कुल संख्या विषम हो तो आप उसमें 1 जोड़ करके, किस में, अंतिम में नहीं, जितनी संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है तो 7 में 1 जोड़ करके 2 से भाग लगाया, 7 1 8 भागा 2 तो 4 हो जाता है, यानी चौथी संख्या 1 2 3 4, ये उत्तर। अगर सम संख्या हो तो सम संख्या होने पर जो भी संख्या आपको गिनती के बाद में, जैसे मान लीजिए 15 नहीं है तो 6 संख्या है तो 6 में 2 से भाग लगा दीजिए, 3 आ गया। तो तीसरी संख्या आपके पास चले जाइए, वो संख्या और उसके बगल वाली संख्या को जोड़ के आप 2 से भाग दे दीजिए, सीधा आंसर निकल जाएगा। बस यही करना है आपको जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका बहुलक आपको पता करना है। तो बहुलक क्या होता है, जो बहुत बार आता हो, ठीक है, जो बहुत बार आता हो। तो 50 इसमें बहुत बार आ रहा है इसलिए इसका उत्तर 50 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। ये बात आप याद रखिए, कोई भी घटना हो या तो वो घटित होगी या वो नहीं होगी, ठीक है। तो अगर घटित होती है उसकी प्रायिकता और नहीं घटित होती है उसकी प्रायिकता, आप दोनों को जोड़ेंगे ना तो 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ तो दे रखा है प्रायिकता P है, ठीक है, घटित होने की, नहीं घटित होने की, आप 1 में से इसको घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 1 - P। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ।